संतुलन ही जीवन है। प्रेम एकत्र संयम, तीन चीजें यानी वात कफ पित्त का अगर संतुलन है तो खुशहाली रहेगी, स्वस्थ रहेंगे हम। ऐसे ही धारणा ध्यान समाधि का है संतुलन, तो योग सही रहेगा। जीवन में जहां संतुलन बिगड़ा वहीं गड़बड़ शुरू। बस ये मान लें कि अगर हट्टा खट्टा हष्ट पुष्ट आदमी भी लड़खड़ा जाए, संतुलन बिगड़ जाए तो वो गिर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो तीन मुख्य चीज़ें हैं कि हमारा भोजन, हमारा श्रम और हमारा विश्रम यानी आराम, अगर ये तीनों बिगड़ जाएं, इनका संतुलन बिगड़ जाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। आज आप देखते हैं, अपना अनुभव करते होंगे कि आपके पास अच्छे से अच्छा खाने का साधन है, लेकिन उसके बावजूद भी पाचन गड़बड़ हो गया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका मतलब भी सीधा यही है कि संतुलन बिगड़ गया है। हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं, सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, सही मात्रा में खाना नहीं खाते हैं और संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, तो ये संतुलन भोजन का बिगड़ता है। ऐसे ही कभी हम 10-10 घंटे सो लेते हैं और कभी हम 2 घंटे भी नहीं सो पाते हैं, ऐसे हमारा नींद का संतुलन बिगड़ता है। और इसी तरह से कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि शरीर टूट जाता है और फिर हम महीनों महीनों कोई मेहनत का काम नहीं करते। तो इस तरह से हमारे जो श्रम है उसका संतुलन भी बिगड़ता है। नींद का संतुलन बिगड़ा तो गड़बड़ है, मेहनत का संतुलन बिगड़ा तो गड़बड़ है, और अगर खाने पीने का संतुलन बिगड़े तो भी गड़बड़ है। इन तीनों को ठीक रहना ही पड़ेगा, तब हम कह सकेंगे कि हमारा पाचन ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे शरीर में यानी आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, आंतें कमज़ोर हो जाएं, पाचन करने की क्षमता आपकी कमज़ोर पड़ जाए, अग्नि मंदता हो जाए, तो भी आपका शरीर क्षीण हो सकता है और भोजन ठीक से नहीं पचता है। योग हर चीज़ का उपाय है, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं। योग करना चाहिए, उसमें हमको बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम सो के काम चल जाएगा। उसमें हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा खा करके भी काम चल जाएगा। उसमें हमको बहुत ज़्यादा समय श्रम के लिए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संतुलित श्रम में और सटीक श्रम में यानी संबंधित अंगों पर सीधा प्रभाव हो तो उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप विवेकशील हैं और योग हमें विवेक ख्याति ही देता है। हम बिना भूख के भोजन ना करें, असमय भोजन ना करें, ये तो बात खाने में ध्यान रखनी है। केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं, तो हम भोजन को ठीक से चुन लें कि क्या क्या मेरे लिए फेवरेबल है, क्या क्या मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तब ठीक रहेगा। ऐसे ही हमें कितना सोना चाहिए, उतना नींद हमारी ज़रूरी है। यानी कसौटी क्या है कि हम बिना करवट लिए, बिना करवट बदले जितना सो सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। करवट बदलने की नौबत आ गई तो इसका मतलब आप उठ जाइए। स्वप्न रहित निद्रा हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सपने दिखने शुरू हो जाएं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए उठ जाइए, यानी आप पड़े पड़े सपने मत देखिए। और इसी तरह से अगर शरीर थकता है तो उससे ज़्यादा परिश्रम शरीर से मत करिए, यानी उतना श्रम करिए जितने में आपका उत्साह बना रहे, और इतना होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब बचती है वो बात, वो क्रियाएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम क्रियाएं बताते हैं वो प्राय वो होती हैं जो हर व्यक्ति जिसने कभी योग भी नहीं किया है वो भी उसको कर सके। हम बहुत बार प्रदर्शन के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं दिखा देते हैं या दिखाना चाहते हैं जिससे आपको प्रेरणा हो, अच्छी बात है, लेकिन वो आप कर ना पाएँ तो उसे बताने से फ़ायदा क्या हुआ। मैं अक्सर योगाभ्यास की कक्षा में ये बात कहा करता हूँ साधकों से कि हमारी यात्रा उस स्टेशन से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हुए हैं।
तो हम रोग के स्तर पर खड़े हुए हैं, हम निष्क्रियता के स्तर पर खड़े हुए हैं, हम योग के बारे में अनभिज्ञता के स्तर पर खड़े हुए हैं। तो हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू करेंगे, जिज्ञासा बढ़ाएंगे, उससे हमें और कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाने का भी मौका मिलेगा। हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको हम लार कहते हैं, सलाइवा। ये लार एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की कोई भी मेडिसिन आपके शरीर में पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए अच्छा पाचन अगर आपको बनाना है, बनाए रखना है, तो फिर लार को वेस्ट मत करिएगा। प्राय आप देखते हैं बहुत से लोग तंबाकू का पान खाते हैं और फिर उस जगह जगह वो पिच पिच करते घूमते रहते हैं। कुछ लोग गुटखा चुटकी का सेवन करते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमारी लार जो है वो वेस्ट हो जाती है और अमूल्य चीज़ आपके शरीर से चली जाती है, पाचन आपका कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए लार को बचाना है। पुराने ज़माने में तंबाकू खाने का इतना प्रचलन नहीं था जितना लोग, आयुर्वेद में भी उल्लेख है, हुक्का पी लेते थे। उसका एक रूप जो पाचक रूप है वो स्वीकार किया जाता था, बाकी को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ऐसे ही शरीर में विष का भी प्रयोग है, कड़वे का भी प्रयोग है, लेकिन प्रयोग उतना ही जितने से आपकी जीवन रक्षा हो, आपकी जीवनी शक्ति बढ़े। तो हमारे सारे आहार हमें इस रूप में लेने चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हों, इस रूप में नहीं कि आप मजबूर हैं उसे खाने से, वो तो लेना ही लेना है। यहाँ हमें चौकस होना होगा, लार को बचाना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो भोजन का सिस्टम है उसमें लार को इतना सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो हमारे आहार में मिल जाए, मिक्स हो जाए, जिससे कि आपका पाचन सही समय पर और बहुत जल्दी से हो जाए। तो इसके लिए बचपन में कभी पढ़ते थे, आपको आज याद आ जाएगा, ना भी पढ़ा हो तो पता चल जाएगा कि हमारे भगवान ने 32 दांत अगर मुंह में दिए हैं तो हमारा भोजन इस तरह से हमें खाना है कि भोजन को 32 दांतों के नीचे से गुजार दीजिएगा। यानी हर जो रस की ग्रंथि है उससे रस का डिस्चार्ज होकर के लार के रूप में वो भोजन में मिल जाए। यानी सॉलिड फूड को हम इतना चबाएं, 32 बार शब्द कह रहा हूँ, कि वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पेट के अंदर जाए। जो पीने वाली चीज़ें हैं उनको इतना मुंह में ज़रा सा रोकें पेट में जाने से पहले कि उसमें लार अच्छे से मिल जाए, ताकि वो आपके पाचन में सहयोगी हो और भोजन सुपाच्य हो जाए। इतना ध्यान तो हमें पाचन में करना है, खाने में करना है। फिर जो भोजन रात्रि में किया जाता है वहाँ अग्निमंदता होती है। अग्निमंदता से भोजन आपके पेट में पड़ा रहता है और आपका न तो उत्सर्जन सही होता है, ना ही पाचन सही होता है। तो आप अपना जो भोजन का सिलसिला है वो दिन दिन में पूरा कर लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो यहाँ तक आपसे आग्रह करता हूँ और अपने जीवन में भी अपनाना चाहता हूँ, करता हूँ, कि देर रात भोजन करने से अच्छा है भोजन न करना, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। उससे आपका धन भी बचता है, स्वास्थ्य भी बचता है और शरीर निरोग रहता है। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम लेते हैं वो क्रियाएं जो आपके पाचन को मजबूत बनाती हैं। उनमें अब मैं बैठा हूँ, इस समय मैं सुख आसन में बैठा हुआ हूँ, सुखपूर्वक बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अगर वज्र आसन में बैठ जाऊँ तो मेरा पाचन मजबूत हो जाएगा। आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। 3-4 क्रियाएं केवल बताऊंगा, उनको आप अपने नित्य अभ्यास में लाएं। यानी ये वो आसन है वज्रासन जो मैं अब करने जा रहा हूँ, जो आप भोजन करने के तत्काल बाद भी कर सकते हैं। सामान्यतया हम ये कह देते हैं कि भाई भोजन के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम तो नहीं करना चाहिए, और बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर भोजन के बाद व्यक्ति अतिश्रम करता है या दौड़ता है तो समझो कि मृत्यु को साथ लेकर के दौड़ता है। यानी इतना इनका कंट्रडिक्शन है। लेकिन आसन जो है, भोजन के बाद आसन में बैठना, इसको मना नहीं किया गया है। लेकिन हमें विवेक होना चाहिए कि कौन सा आसन ऐसा है
कौन सी स्थिति ऐसी है जो भोजन के बाद करने में हेल्पफुल होगी। तो उसमें वज्रासन आपके लिए ऐसा है जो भोजन के बाद आप कर सकते हैं। तो इस आसन में बैठना बहुत आसान, अब तो प्रचलित हो गया काफ़ी है। यानी पैर की स्थिति जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पंजे जो हैं वो नज़दीक रहें और एड़ियाँ खुली रहें, और ऐसा करके फिर आप इनके ऊपर बैठ जाते हैं। कमर सीधी करके बैठें और नॉर्मल श्वास इस स्थिति में बैठे हुए लेते रहें, तो ये आपका वज्र आसन हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको खाने के बाद ही करना है, वो तो मैंने कहा खाने के बाद भी कर सकते हैं, आपका समय बचता है और आपका आसन का ज़्यादा फायदा आपको मिल जाता है। वज्र आसन करने के बाद में आप दूसरा एक आसन लेते हैं जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको बल देता है, यानी उनको मजबूती देगा, और उसको हम बोलते हैं उत्तान पाद आसन। और दूसरा एक आसन है जिसको हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन, क्योंकि अगर वायु आपकी संतुलित नहीं है तो आपका पाचन संतुलित नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आपका मल त्याग क्रिया भी सही से नहीं होगी। तो इसलिए दूसरे आसन के रूप में हम पवन मुक्त आसन और उसके साथ ही उत्तान पाद आसन लेंगे। इसको लेट करके करना होता है, एक बार देखिए कैसे करते हैं। आराम से लेट जाएं, लेकिन ये काम खाना खाने के बाद नहीं करना है। ये काम आपको सुबह को, शाम को और या फिर भोजन करने से पहले आप ये अभ्यास ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें आप दाहिने पैर को इस प्रकार से सीधा उठा लेते हैं 45 डिग्री पर, 45 से 60 डिग्री तक इसको आप उठा सकते हैं, और फिर घुटने को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों हाथों से। दाहिने पैर को ही बताया है मैंने, तो दोनों हाथों से घुटने से नीचे का हिस्सा पकड़ लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए इसको पेट पर दबाते हैं ऐसे, और फिर चेस्ट के पास लाने के लिए हम चेहरा भी उठा लेते हैं ऐसे। यहां जिस स्थिति में मैंने रुका है, यहां रुक करके श्वास नॉर्मल लेते रहिएगा। जब 5 श्वास हो जाए तो फिर सिर को वापस जमीन पर टिका दीजिए, पैर को फिर से फैला दीजिए। इसी तरह से दूसरी ओर के पैर को उठाएं, उसी तरह से घुटने से इसको होल्ड करें, दोनों हाथों से इसको होल्ड कर लें। मेरे पैरों के पंजे देखिए बाहर की तरफ खींचे हुए हैं, मैंने ऐसे नहीं कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी तरह से पेट पर जंघा को दबाइए और फिर सीने के पास लाने के लिए इस तरह से नाक को घुटने से छू दीजिए या ठुड्डी को घुटने से छू दीजिए, और यहाँ रुक करके 5 श्वास रुकिए, फिर वापस लेट जाइए, पैर को उठाइए, फिर वापस आ जाइए। तीसरी स्थिति है जिसको हम द्विपाद पवन मुक्त बोलते हैं। इसमें दोनों पैरों को ऐसे ऊंचा उठाया 45 डिग्री, फिर ऐसे फोल्ड किया दोनों हाथों से, फिर से हम इसे होल्ड कर लेते हैं, और उसी तरह से दोनों घुटनों के बीच में अपनी चेहरे को लाते हैं, विशेष रूप से नाक को स्पर्श करते हैं श्वास छोड़ते हुए। और यहां रुक करके भी श्वास चलता रहेगा। फिर इसको ढीला छोड़िए, पैर को वापस उत्तान पादासन में रोक दीजिए। ये 45 से 60 डिग्री में इसलिए कह रहा हूं कि इतना ऊंचा हमारा पैर रहना चाहिए कि मैं अपनी आंखों से इसको ठीक से देख सकूं, यानी मैं अपने पैरों के पंजों को देख रहा हूं, इस तरह से टिकना है। फिर पैर जमीन पे ला करके बदन को विश्राम दे दें। ये कार्य हमने किया, यानी आपने वज्रासन किया, आपने पवन मुक्त आसन किया। अंतिम अभ्यास, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर मल जो है वो ठीक से उत्सर्जन नहीं होगा, यानी मल का स्टोरेज आपके शरीर में बना रहेगा, तो ना तो भूख लगेगी और ना ही भोजन ठीक से पचेगा। तो उत्सर्जन में और साथ ही साथ अंतःस्राविक ग्रंथि से, खासतौर से हमारा अग्नाशय है ना, जिसको आप पैनक्रियास बोलते हैं,
उससे रस का डिस्चार्ज सही अगर नहीं है तो भी आपका भोजन ठीक से नहीं पचता है। तो ठीक से भोजन पचाने के लिए भी हमें मत्स्येंद्र आसन लेना है, और साथ साथ ही उत्सर्जन के लिए भी हमें मत्स्येंद्र आसन लेना ज़रूरी है। तो अब बहुत से लोग हैं उन्होंने मत्स्येंद्र आसन कभी नहीं किया, तो वो क्वार्टर मत्स्येंद्र आसन कर लें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर लें, और जिनका शरीर बिल्कुल सिमिट्री में है वो लोग पूर्ण मत्स्येंद्र भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1/4 भी करते हैं, इसको हम बोलते हैं वक्रासन। तो वक्रासन के रूप में इसको हम कर सकते हैं। पैर को इस तरह से नज़दीक ले लें ये, और जो पैर को यहाँ टिकाए हुए जो घुटना खड़ा है इसको हम अपोजिट बगल में ले लेते हैं इस तरह से, है ना, और फिर यहीं पर इसको पकड़े हुए रुकना और पीछे की तरफ थोड़ी देर झुक कर देखें। अगर आपको ऐसे नहीं बैठा जा रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हाथ को ज़मीन पर टिका लें। ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं, तो विभिन्न स्थितियां जो हैं वो भी उसके अंतर्गत ही आती हैं। इस प्रकार से मोड़ करके हम बैठने का अभ्यास करें, पीछे देखें। उद्देश्य है कि हमारे पेनक्रियाज जो स्पाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनमें ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाए, वहाँ रुकिएगा। अगर मत्स्येंद्र आसन आप कर सकते हैं तो फिर मत्स्येंद्र आसन करिए। इसमें पैर को इस तरह से हिप से टिका मिला देते हैं और दूसरे पैर को घुटने के पास इस तरह से टिका देंगे। इस स्थिति में रुक करके इसको बगल में दबा लेना और बाईं तरफ ही घूम करके पीछे देखना, फिर ये मत्स्येंद्र आसन हो जाएगा। इस तरह से भी करें। इसमें लगातार सांस जारी रहता है इस स्थिति में रुके हुए, और कमर को ट्विस्ट पीछे करके रखते हैं। चेहरा जो है कंधे से ऊंचा रहना चाहिए, यानी ठुड्डी कंधे से ऊंची रहे। ऐसे यही स्थिति हम फिर दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। दोनों ओर सिमिट्री में हमें अभ्यास लेंगे तो हमारे स्पाइन का संतुलन भी रहेगा, रस का स्राव जो है वो भी सही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज निष्क्रियता की वजह से या पाचन की गड़बड़ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, शर्करा की बीमारी जिसको शुगर कह देते हैं आप, तो उससे भी आपकी रक्षा होती है। कुल मिलाकर के हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने जो सलेवा है, लार है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है, असमय भोजन नहीं करना है, असंयत भोजन नहीं करना है, नींद यानी विश्राम, भोजन और श्रम, इन तीनों में बैलेंस बना करके रखना है। और आंतों को मजबूत रखने वाली जो ये 4 क्रियाएं आपको आज बताई गई हैं, इनको अपने अभ्यास का हिस्सा बना लेना है। और अगर हम भोजन को ठीक से पचा नहीं सकते हैं तो फिर हमारे भोजन का क्या आनंद रह गया। हमारा भोजन सुपाच्य होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।